चलिए, हमने इन्वेंट्री टेकिंग वाले टॉपिक को डिस्कस कर लिया। आज हमारा जो मुद्दा है वो इस टॉपिक पर क्वेश्चंस बनाने का है। लास्ट क्लास इन्वेंट्री टेकिंग के ऊपर क्या क्या बात की एक बार आपके साथ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज क्वेश्चन बनाएंगे। एग्जाम वाइज इन्वेंट्री टेकिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान से सुनना है, खुद से ट्राई करना है। जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं, क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ो, पॉज करो, खुद से बनाओ एंड देन मेरे आंसर के साथ रिकंसाइल करो एंड चेक करो। स्टार्ट करें बात? ठीक है, सुनिएगा। हमने बोला कि बिजनेस ईयर एंड पर जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाता है, फाइनल अकाउंट्स, उसके पास जितना भी अनसोल्ड स्टॉक है, इन्वेंट्री है, उस स्टॉक का उसको वैल्यूएशन करना पड़ता है सो दैट इट कैन कैलकुलेट इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एज एन एसेट हम लोग शो करते हैं। अब इस क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए हम लोगों को दो चीज चाहिए, कितना क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है और उस क्वांटिटी का कॉस्ट क्या है। ईयर एंड पे कितना क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए बिजनेस एंटिटी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक कंडक्ट करता है। फिजिकल वेरिफिकेशन का बेसिक मतलब हम लोग अपने एम्प्लॉइज को या अगर हमने किसी बाहर वाले कंपनी को हायर किया है टू डू दिस वर्क, उनके लोग आएंगे, हमारे पास कितना इन्वेंट्री है उसका फिजिकल काउंट करेंगे एंड उसकी रिपोर्ट बनाकर सबमिट करेंगे कि कितना स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है एज ऑन ईयर का एंड। ईयर एंड डेट जिसको नॉर्मली हम लोग 31 मार्च बोलते हैं, अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च वाला है। ये जो काम है फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग का, इसके बाद इन्वेंट्री की कॉस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है यूजिंग कॉस्ट फार्मूला एंड जब क्वांटिटी से कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, वो सारा काम होता है। अब ये फिजिकल वेरिफिकेशन जो हम लोग कंडक्ट कराते हैं, ये फिजिकल वेरिफिकेशन जनरली होना चाहिए 31 मार्च की डेट को, क्योंकि आपको उसी दिन का स्टॉक आपके पास कितना अवेलेबल है वो जानना है। बट रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि 31 मार्च को एक्चुअल इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन किया जा सके। या तो इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन एंटिटीज 31 मार्च से पहले एक हफ्ता पहले अपना ये सारा काम करवा के रखती है, या फिर ये काम 31 मार्च खत्म होने के बाद नेक्स्ट वीक में कंपनी करवाती है। अब मान लो हमारा इन्वेंट्री टेकिंग 23 मार्च को हुआ या 7 अप्रैल को हुआ, यहां से तो जो हमारा वैल्यूएशन आएगा इन्वेंट्री का, वो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री तो 23 मार्च या 7 अप्रैल का है, बट हम लोगों को चाहिए 31 मार्च का इन्वेंट्री। अब यहां से 31 मार्च की इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। इन्वेंट्री रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या दिखाते हैं? एज ऑन द फिजिकल वेरिफिकेशन डेट हमारे पास कितना इन्वेंट्री है, फिजिकल वेरिफिकेशन डेट से लेकर आपके ईयर एंड तक कितने स्टॉक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुए हैं, परचेज, सेल, रिटर्न्स वगैरह सब कुछ, और इन ट्रांजैक्शन को हम लोग उस फिजिकली वेरीफाइड इन्वेंट्री की वैल्यू के साथ रिकंसाइल करके कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च को हमारे पास स्टॉक कितना होना चाहिए। तो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है स्टॉक से रिलेटेड बिटवीन द फिजिकल वेरिफिकेशन डेट एंड द ईयर एंड डेट आर टू बी रिकंसाइल्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च। अब हमने बोला एग्जाम वाइज जब आपको सम्स दिखेगा, सम्स दो टाइप का हो सकता है, एक वेरिफिकेशन कंप्लीटेड बिफोर द ईयर एंड, दूसरा वेरिफिकेशन कंप्लीटेड आफ्टर द ईयर एंड। अगर वेरिफिकेशन बिफोर द ईयर एंड कंप्लीट हुआ है तब तो एकदम बेसिक 23 मार्च को हमने वेरिफिकेशन किया, 31 मार्च का वैल्यू चाहिए। अगर इस बीच में कुछ परचेज हुआ है तो वो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू में ऐड हो जाएगा, इस बीच में कुछ सेल्स हुआ है वो मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू से लेस हो जाएगा, इस बीच में कुछ रिटर्न किया है, हमने गुड्स रिटर्न किया है क्रेडिटर को, इन्वेंट्री की वैल्यू से लेस हो जाएगा एंड सो ऑन। तो हमने 23 मार्च का मान लो इन्वेंट्री टेकिंग में वैल्यू लिया 10 लाख रुपए, इसके बाद 1 लाख रुपए का हमने गुड्स परचेज किया, तो 23 मार्च को 10 लाख, उसके बाद 1 लाख का गुड्स परचेज किया, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च कितना होना चाहिए? 11 लाख। मान लो बीच में 10,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए हमने क्रेडिटर को, अब 11 लाख में से 1 लाख का गुड्स रिटर्न कर दिया तो मेरे पास कितना बचेगा? माइनस कर दो 10,90,000। इस तरीके से आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यू को रिकंसाइल करेंगे। अगर आप 23 से 31 जा रहे हो, जैसा काम करोगे, अगर 7 अप्रैल से 31 मार्च आओगे तो सारा चीज क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये सारा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा।
एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी, सेल से रिलेटेड कभी भी फिगर रिकंसिलिएशन में लोगे टू फाइंड इन्वेंट्री वैल्यू, हमेशा याद रखना उसको सेलिंग प्राइस पे मत लेना, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर देना। सेल से कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को जीपी उस प्राइस से हटाना पड़ता है। हमको क्वेश्चन में हमेशा जीपी परसेंटेज दे देगा, बस ध्यान ये रखना जीपी परसेंटेज दो तरीके से दिया जा सकता है, जीपी ऑन कॉस्ट, जीपी ऑन सेल्स। अगर जीपी ऑन सेल्स दिया तब तो काम बहुत सिंपल है, बट अगर जीपी ऑन कॉस्ट दिया है तो पहले कॉस्ट वाले जीपी को सेल्स में कन्वर्ट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे हमारा ईयर एंड का इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री टेकिंग प्रॉब्लम जब भी एग्जाम में देगा वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा? नंबर 1, एक फिजिकल वेरिफिकेशन डेट प्रोवाइड करेगा, जिस दिन का स्टॉक वैल्यू आपको दिया रहेगा, ईयर एंड डेट दिया हुआ रहेगा। फिजिकल वेरिफिकेशन और ईयर एंड डेट के बीच में क्या क्या इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो भी आपको बता देगा। आपको रिकंसिलिएशन करके वैल्यू करना है कि कितना मेरे पास स्टॉक ईयर एंड में था। ये सम्स आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, दो तरीके से। एक तो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के ऐड लेस वगैरह करके, दूसरा आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना आता है, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट पूरे साल का नहीं बनेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन डेट और ईयर एंड डेट के बीच के पीरियड का बनेगा। ओपनिंग स्टॉक जो ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग स्टॉक जो क्लोजिंग डेट है। मान लो 23 मार्च को फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, 31 मार्च का वैल्यू चाहिए, तो 23 मार्च इज ओपनिंग डेट, ओपनिंग स्टॉक, 31 मार्च विल बी और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है आपको, बैलेंस करके आपका निकल जाएगा इन्वेंट्री। मान लो 7 अप्रैल का वैल्यू दिया है, आपको आना है 31 मार्च, तो 7 अप्रैल इज द क्लोजिंग डेट, एंड डेट, आपको पहले आना है 31 मार्च, तो कैलकुलेट द ओपनिंग स्टॉक एंड यू विल गेट योर फिगर। इस तरीके से, दो तरीके से आप अपने सम्स बना सकते हो। तो अब हम लोग सम स्टार्ट कर सकते हैं। हमने एक बेसिक रिवीजन कर लिया, आप सम स्टार्ट करें। पहला सम्स में एग्जांपल के तौर पे इंस्टीट्यूट की मैट का इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपके सामने लूंगा। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 8 है ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए बहुत अच्छा है। आपको अलग से इंस्टीट्यूट मैट खोलने की जरूरत नहीं, स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा है, उसी को देखकर फॉलो करें और मेरे साथ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। इंस्टीट्यूट ने जितने सोल्यूशन दिए वो सारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के दिया है, बट मैं आपको साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी दिखा दूंगा ताकि आप दोनों तरीके समझ सको। डन है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट का देख लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट अपने बना लेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अ ट्रेडर प्रिपेयर्ड हिज अकाउंट्स ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ध्यान से, अकाउंट्स बनाता है 31 मार्च ईच ईयर को। ये जो अकाउंट्स बोल रहे हैं ये फाइनल अकाउंट्स की बात कर रहा है, यानी इनका अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15 अप्रैल। कोई प्रॉब्लम आ गया बिजनेस में, कोई काम आ गया वगैरह आ गया, उसके कारण 15 अप्रैल तक हम लोग इन्वेंट्री टेकिंग नहीं कर पाए। On which date the total cost of good in his godown came to rupees 5 lakh। ओके, ये बोलना चाहता है 15 अप्रैल को एक्चुअली वैल्यूएशन हुआ है और उस दिन गोडाउन में जो स्टॉक बताया गया है वो कितना बताया गया? 5 लाख रुपया। देखो ये कब का वैल्यू दे दिया आपको? 15 अप्रैल के स्टॉक का वैल्यू दे दिया, 15 अप्रैल के स्टॉक का वैल्यू। आगे, द फॉलोइंग फैक्ट्स वेर स्टैब्लिश्ड बिटवीन 31 मार्च एंड 15 अप्रैल 2017। ये दोनों दिन के बीच का, कौन से दो दिन का? एक डेट हो गया तुम्हारा ईयर एंड डेट, दूसरा डेट हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन डेट। इन दोनों डेट के बीच का तुमको ट्रांजैक्शन दिया है। पहला, सेल्स हुआ है 4,10,000 का, जिसमें कैश सेल्स है 1 लाख। इस पीरियड के बीच में गुड सेल किया है हमने कस्टमर को। अब कैश में सेल करो या क्रेडिट में सेल करो, भाई स्टॉक तो जाना ही है। डन। आगे, परचेज 50,340 इंक्लूडिंग कैश परचेज 19,900। कैश में हो क्रेडिट में हो, परचेज करेंगे तो स्टॉक मेरे पास आएगा इस पीरियड में। सेल्स रिटर्न हुआ है 10,000। एक बात बताओ ना, 4,10,000 का सेल्स है, 10,000 का रिटर्न है, 10,000 का रिटर्न है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं नेट सेल्स 4 लाख का उस पीरियड में, 31 से 15। आगे, गुड्स आर सोल्ड बाय द ट्रेडर एट 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। देखो ये क्या दिया है आपको?
20% प्रॉफिट ऑन सेल, जीपी रेशियो दे दिया। ये क्यों दिया सर? आपने हमको सिखाया सेल्स जो है सेल्स वो सेलिंग प्राइस पे रहता है, बट इन्वेंट्री वैल्यू होता है कॉस्ट पर। तो सर सेल से कॉस्ट प्राइस लाने के लिए आपको जीपी परसेंटेज दे दिया है, ठीक है। You are required to ascertain the value of inventory as on 31st March 2017। हमको बोला गया है कि आप इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करो जो हमको बैलेंस शीट में दिखाना है एज ऑन 31st मार्च 2017। यानी दिया है 15 अप्रैल का, हमको पीछे जाना है कहां पे? 31 मार्च पे, ठीक है। हम लोग एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। आप मेरे साथ साथ कॉपी में बना सकते हो अगर आप चाहो तो। ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बताना सर? 31 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के पीरियड का। डन है मेरा बात? ठीक है। सबसे पहला आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पीरियड को ध्यान से देखो, 31 मार्च से 15 अप्रैल, तो जो पीरियड है उसका ओपनिंग डेट क्या है? 31 मार्च। मतलब ओपनिंग स्टॉक होगा 31 मार्च का स्टॉक, जो हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना है। मैं यहां लिख रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, 31 मार्च का स्टॉक मेरे को पता नहीं है, कैलकुलेट करना है, छोड़ दो। आगे चलता हूं। टू परचेज, क्या परचेज आपको दिया हुआ है इन 2 दिन के बीच का? यस सर, बिल्कुल दिया हुआ है, 50,340, एकदम सिंपल। अब नेक्स्ट आ गया सेल्स, बाई सेल्स। क्या सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है? यस सर। बताओ सेल्स रिटर्न का क्या करोगे? सर सेल से माइनस कर देंगे, कर दो। ये आ गया 4 लाख का नेट सेल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी 31 मार्च से 15 अप्रैल के पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक, यानी 15 अप्रैल का स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए 15 अप्रैल का मेरे को बताइए कितना दिया हुआ है? 5 लाख। पहले बताइए ये बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट आप बना सकते हैं, ओपनिंग, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। डन। अब देख, हड़बड़ाना मत। अगर कोई बच्चा यही हड़बड़ी में बंद कर देता है क्वेश्चन को, उसने एक गलती कर दिया। क्या पता है? सेल से जीपी कैलकुलेट ही नहीं किया। अभी भी 2 चीजें बाकी है, ओपनिंग स्टॉक बाकी है और जीपी भी बाकी है, और बोला गुड्स प्रॉफिट में सेल हुआ है मतलब जीपी है। तो पहले जीपी कैलकुलेट करते हैं। 2 जीपी। मेरे को बताओ एक बात, 4 लाख की सेल्स है, 20% प्रॉफिट है किस पर? सेल्स पर। जब सेल्स पर ही बोला है तो 4 लाख का 20% यानी 80,000। 4 लाख का 20% यानी 80,000। क्या अब आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं? सर बिल्कुल निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर निकालने की कोशिश कीजिए। ये हो गया 9 लाख, ये हो गया 9 लाख माइनस 80, 820 माइनस 50, 770, 769, 660। If I am not wrong, 769, 660 must be your answer. 769, 660। सारे बच्चे एक बार चेक करें, क्या आपको ये आंसर मिल रहा है? 769,660, यही हमारे 31 मार्च का स्टॉक है। सर ये तो ट्रेडिंग अकाउंट से सिखाया आपने, बहुत इजी लगा सर। अगर सर हमको रिकंसिलिएशन से बनाना होता तो कैसे बनाते? आओ वो भी सीख ले। मेरे को 15 अप्रैल का स्टॉक दिया है, 15 अप्रैल का कितना? 5 लाख। मेरे को पीछे आना है 31 मार्च पे। ध्यान से सुनना बात मेरी। 31 मार्च के बाद कुछ गुड्स सेल हुआ है, सेल। अगर गुड्स सेल हुआ है, मेरे को बताओ 15 अप्रैल को ये आपके पास होगा क्या? नहीं होगा सर। बट क्या 31 मार्च को होना चाहिए? हाँ सर, सेल उसके बाद हुआ है, मतलब 31 मार्च को सर ये मेरे पास स्टॉक था। अगर स्टॉक था 31 मार्च को और 15 को नहीं है, तो जब 15 से 31 का कैलकुलेट करोगे क्या करना चाहिए? सर ऐड कर दीजिए। सर क्योंकि ये स्टॉक 31 मार्च को एग्जिस्ट करता है तो सर ये उस स्टॉक में आना चाहिए, तो सर मैं ऐड कर दूंगा। सेल्स को जब भी ऐड करूंगा कौन सी वैल्यू पे करूंगा? सेल्स का ट्रीटमेंट हमेशा कॉस्ट पे होगा। तो 4 लाख माइनस 20%, 80,000, दैट इज 3,20,000। 3,20,000 ऐड कर दीजिए।
31 मार्च के बाद आपने कुछ रिटर्न परचेस किया है, ये जो गुड्स परचेस किया ये 31 मार्च के बाद है, मतलब ये 31 मार्च के स्टॉक में नहीं आएगा। अगर ये 31 मार्च के स्टॉक में नहीं आएगा तो क्या करूं, हटा दूं वहां से, माइनस कर दो 50,340, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इंस्टीट्यूट ने कैसे सॉल्व किया है। सबसे पहले लिया उन्होंने, देखो क्या, सबसे पहले उन्होंने लिया वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 15 अप्रैल 17, 5 लाख रुपए। उसके बाद ऐड किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स बिका, कॉस्ट सेलिंग प्राइस नेट हो गया 4 लाख, उससे 20% जीपी लेस किया तो आ गया 320, ये ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड, क्योंकि ये गुड 31 मार्च को मेरी गोडाउन में होगा तो ये मेरे को ऐड करना है। लेस कर दिया परचेजेस कितना, 5340, तो देखो आ गया 769660, जो हमारा आंसर भी था 769660। आप चाहो तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना के कर लो, आप चाहो तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बना के कर लो, जो इच्छा, दोनों में ही आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा। बस ट्रेडिंग अकाउंट जब बना के करो, जो आंसर आया वो नीचे लिख देना। देयरफॉर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च शैल बी 769660। पहले बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर है? इन्वेंट्री टेकिंग का कॉन्सेप्ट इससे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मेरे को चाहिए 31 मार्च का वैल्यू, दिया किसी दिन और का है तो हमको यहां से 31 मार्च पहुंचना है, बीच के परचेज सेल ट्रांजैक्शन को रिकंसाइल करके। डन है बात? अब बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बातें मैं चाहूंगा आप मेरे साथ नोट करो एज एन इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखना है। 2 बातें मैं आपके साथ बेसिक डिस्कस करना चाहता हूं, मैं लिखता हूं, नोट। आप मेरे साथ लिख रहे हैं? डन, नोट। पहला बात, जब आपको क्वेश्चन में 31 मार्च की इन्वेंट्री कैलकुलेट करने बोलेगा, कैलकुलेट करने, नॉर्मली ये 31 मार्च का इन्वेंट्री आपसे पूछता है वो वैल्यू जो हमको बैलेंस शीट में दिखाना है, जो मेरे पास इन्वेंट्री, जो मेरा इन्वेंट्री एक्चुअल है एसेट, वो जो मेरे को बैलेंस शीट में शो करना है, इसको हम लोग बोलते हैं बुक स्टॉक। क्या बोलते हैं? बुक स्टॉक, यानी जो मेरे को अपनी बैलेंस शीट में, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है। एक होता है फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक मतलब जो मेरे पास उस दिन अवेलेबल है एक्चुअल में फिजिकली इन गोडाउन। सर क्या ये दोनों सेम नहीं होता? आंसर इज नो। हो सकता है मैंने अपने कंसाइनी को गुड्स भेज रखा है, कंसाइनी को उसके पास गुड्स पड़ा हुआ है 31 मार्च को, जब मैं गोडाउन में जाके, अपनी गोडाउन में जाके चेक करूंगा ना, नहीं मिलेगा ये गुड्स, तो फिजिकली ये गुड्स मेरे पास नहीं है, बट ओनरशिप इन गुड्स का मेरा ही है, तो बैलेंस शीट में ये स्टॉक हमको दिखाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, सबसे पहले चेक करना होगा वो बुक स्टॉक मांग रहा है कि फिजिकल स्टॉक मांग रहा है। अगर वो बुक स्टॉक मांग रहा है तो मेरे को वो स्टॉक चाहिए जो मेरे द्वारा उस दिन ओन्ड है, मेरे पास हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो फिजिकल स्टॉक मांग रहा है तो मेरे पास जो स्टॉक उस दिन अवेलेबल है उसी की मैं बात करूंगा फिजिकली। सर कुछ और एग्जाम्पल दो ना, कंसाइनी को छोड़ के बात करता हूं। मान लो मैंने गुड्स खरीदा 29 मार्च को, मैंने परचेज ऑर्डर लगाया 29 मार्च को, परचेज फाइनलाइज हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो गया, उसने मेरे को गुड्स डिलीवर भी कर दिए, बट मेरे पास अभी तक गुड्स पहुंचा नहीं है 31 मार्च को। मेरे पास गुड्स आया 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल को, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं गुड्स इन ट्रांसिट। क्या बोलते हैं? गुड्स इन ट्रांसिट। तो मैंने परचेज कर लिया, ओनरशिप आ गया, पेमेंट हुआ नहीं हुआ दैट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बट मान लो हो गया, मेरे को गुड्स उसने भेज भी दिया बट अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ। अगर मेरे से फिजिकल स्टॉक पूछेगा ना, फिजिकल स्टॉक, तो मैं उसमें ये वाला स्टॉक नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास 31 मार्च को ये अवेलेबल नहीं है। बट अगर बुक स्टॉक पूछेगा ना, बैलेंस शीट वाला, मेरे को ये दिखाना पड़ेगा क्योंकि इसका ओनरशिप मेरे पास है, तो ये मेरी बैलेंस शीट में एज एन एसेट आना चाहिए। तो क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान देना। नंबर 1, विच stock value is to be calculated, एक हो गया बुक स्टॉक, एक हो गया फिजिकल स्टॉक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा दूंगा।
नंबर 2, बहुत ध्यान से, कभी कभी जब आप बुक स्टॉक कैलकुलेट करने जाते हो एक दिक्कत आता है कि सर ये स्टॉक का ओनरशिप हमारे पास कब आएगा, क्योंकि आपने बुक स्टॉक में सर बोला जो 31 मार्च को हमारे द्वारा ओन्ड है, मिला नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ता। अब बुक स्टॉक की जब मैं बात करता हूं, बुक स्टॉक के लिए हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन बता देता है कि एंटिटी अपने स्टॉक का रिकॉर्डिंग कब करता है। कुछ एंटिटी इनवॉइस रिसीव होते ही एंट्री कर लेते हैं, कुछ एंटिटी गुड्स रिसीव होने से करते हैं। आपको क्वेश्चन में नॉर्मली ये बता देता है, जैसे लास्ट टाइम में बताया था। बट अगर आपको क्वेश्चन में ना बताए कि हम लोग रिकॉर्डिंग या हमारी यहाँ ओनरशिप कब मानी जाती है, तो आप हमेशा अज्यूम करोगे, ध्यान से हमेशा अज्यूम करोगे, for purchases ownership transferred when invoice received, जब सामने वाले से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उसने इनवॉइस रेज कर दिया, गुड्स आया नहीं आया मैं मान लूंगा, परचेज तो मैंने कर लिया, बुक स्टॉक में आना चाहिए, फिजिकल नहीं, बुक स्टॉक में आना चाहिए। दूसरा, फॉर सेल्स ओनरशिप ट्रांसफर्ड व्हेन इनवॉइस रेज्ड ऑन कस्टमर, आपने कस्टमर के ऊपर इनवॉइस रेज कर दिया, गुड्स आइडेंटिफाई कर दिए, अब वो आपके गुड्स नहीं है, वो आपकी क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएंगे, वो सेल हो चुका है, आपके पास पड़ा भी है ना फिजिकली, तो भी आप अपने क्लोजिंग स्टॉक में दिखा नहीं सकते। हमने सीखा था एसेट होने के लिए ओनरशिप होनी जरूरी होती है, तो जो स्टॉक मैं बेच चुका हूं, डिलीवरी नहीं की, बेच चुका हूं, वो मैं अपने स्टॉक में दिखा नहीं सकता। अगर क्वेश्चन आपको ना बोले परचेज सेल के रिकॉर्डिंग के बारे में और आपको बुक स्टॉक कैलकुलेट करना है, ऑलवेज रिमेंबर परचेज इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन इनवॉइस इज रिसीव्ड, सेल्स इज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन इनवॉइस आर रेज्ड। आपको इसको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से सीखना पड़ेगा, जब क्वेश्चन करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये 2 नोट अच्छे से लिख के रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डन है मेरा बात? चलिए क्वेश्चन में, चलिए एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको कुछ होमवर्क दूंगा। डन है बात? होमवर्क दूंगा, वीडियोस में भी होमवर्क होना चाहिए, तुम होमवर्क करोगे फटाफट, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना है। डन? चलो एक क्वेश्चन मेरे बुक का कराता हूं, इंस्टीट्यूट मैथ में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। डन? पढ़े। Physical verification of stock in a business was done on 23rd June. Physical verification हुआ 23rd June को। The value of closing stock या the value of stock was rupees 48 lakhs. 23rd June को वैल्यू निकला है 48 lakhs। आगे, following transaction took place between 23rd June and 30 June. 23rd June से 30 जून के बीच का ट्रांजैक्शन दिया है। एक बात बताओ, ये कब का वैल्यू निकालने बोलेगा? 23rd का वैल्यू ऑलरेडी दे चुका है, 23rd से 30 का ट्रांजैक्शन दिया, ये कब का वैल्यू निकालने बोलेगा? 30 जून का। आप देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 30th जून, तो 23rd जून यानी पहले वेरिफिकेशन हो चुका है, हमको 30th जून तक पहुंचना है। ठीक है। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट 2,40,000 वेयर अनसोल्ड। हमने कुछ गुड्स कंसाइनी को भेज रखे हैं, कंसाइनी को, उसमें से अभी भी 2,40,000 के गुड्स अनसोल्ड है। ध्यान से बताना मेरे को, कंसाइनी के पास अनसोल्ड स्टॉक बचा है, ये किसका स्टॉक? ये किसका स्टॉक? सर ये हमारा स्टॉक। अगर हमारा स्टॉक है तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सर आना चाहिए, बिल्कुल। आगे चलते हैं। परचेज ऑफ 4 लाख वेयर मेड, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ रुपीज 1,60,000 वेयर डिलीवर्ड ऑन 5th July 16। 4 लाख का परचेज किया है, मतलब इनवॉइस मिल गया, परचेज वर्ड बोला है, परचेज कर लिया। 1,60,000 का गुड्स मेरे को मिला है 5th जुलाई को। ध्यान से मेरे को बताना, अगर मैंने परचेज कर लिया, सामने वाले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो क्या ये परचेज कंप्लीट मान लूं? सर आंसर इज यस। हमको निकालना है बुक स्टॉक, अनलेस अदरवाइज सेड मैं बुक स्टॉक की बात करूंगा 30th जून, जो मेरे को बैलेंस शीट में दिखाना है। तो अगर मैं बोल रहा हूं बैलेंस शीट में सर कितने का स्टॉक आना चाहिए? सर पूरा 4 लाख का।
कैसे आना चाहिए सर पता है? 240 जो स्टॉक हमारे पास है, 160 जो स्टॉक इन ट्रांजिट है। ट्रांजिट में भी भला ही हो सर, ये आपका ओन स्टॉक है, आपकी बैलेंस शीट में आएगा। तो बोला 4 लाख का मैंने गुड्स परचेज किया, कुछ स्टॉक का डिलीवरी 5 जुलाई को आया, भला ही 5 जुलाई को आया, अगर परचेज इट्स डेट के बीच में हो गया तो वो मेरा स्टॉक है, मेरे को अपने बुक्स में उसको दिखाना पड़ेगा। अगर पता है यहां पे बोलता फिजिकल स्टॉक का वैल्यू बताओ, फिजिकल स्टॉक का, तो फिर मैं 240 लेता, मैं पूरा 4 लाख नहीं लेता। आगे sales were 13,60,000 which include goods worth rupees 3,20,000 sent on approval। टोटल सेल्स हुआ इन 2 दिन के बीच में 1360, जिसमें 3,20,000 का गुड्स अप्रूवल में भेजा। अप्रूवल का मतलब जानते हो, तुम्हारा पसंद आए तो रख लेना, नहीं आए तो वापस कर देना रीजनेबल टाइम पे। तो ये अप्रूवल पे भेजा हुआ गुड्स एक्चुअली सेल्स होता नहीं है, बट हमने अभी इंक्लूड कर रखा है। देखते हैं कस्टमर क्या बोला। हाफ ऑफ दीज गुड्स वे रिटर्न बिफोर 30 जून। आधा गुड्स वो लोग भेज दिया आपको, बोला नहीं चाहिए हमको, तो ये अगर वापस भेज दिया तो ये वापस हमारा स्टॉक हो गया। एंड नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड। जो बचा हुआ 50% गुड्स है उसके बारे में अभी तक वो लोग बताया नहीं। अगर अभी तक बताया नहीं मतलब सेल्स कंप्लीट नहीं हुआ, यानी जो ये 3,20,000 का गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल है ना, ये बेकार है, बेकार। आधा वापस कर दिया, आधा का अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब अभी तक सेल्स हुआ ही नहीं है। आगे गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। बहुत ध्यान से जीपी रेशियो दिया हुआ है, बट इस बार 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे दिया हुआ है, तुमको सेल्स पर चाहिए। 1/4 ऑन कॉस्ट का मतलब बताओ, 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स। बहुत ध्यान देना है इस बात पे, बच्चे एग्जाम में 25% यूज करके आ जाते हैं। आपको सेल्स से कॉस्ट पे जाना है, सेल्स दिया हुआ है तो जीपी भी ऑन सेल्स होना चाहिए। गुड्स कॉस्टिंग 240 हैड बीन सोल्ड फॉर 120। कुछ गुड्स है जिसकी कॉस्ट है 240, जिसको हमने बेचा 1,20,000 में। सर अभी बोला 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और अभी बोला 240 का गुड्स 120 में बेचा, सर ये तो लॉस हो गया ना। यही बोल रहा है, बहुत सारे गुड्स हमने बेचे हैं 13,60,000 के, जिसमें 320 तो अप्रूवल वाला है, और सर 120 का सेल्स ऐसा है जो हमने एबनॉर्मल गुड्स बेचे हैं, जो थोड़े खराब डिफेक्टिव गुड्स बेचे हैं और जिसपे प्रॉफिट नहीं हुआ है, नुकसान हुआ है। ध्यान रखना है निकालते समय जीपी। क्वेश्चन बोल रहा है 30 जून का स्टॉक वैल्यू निकालिए। स्टार्ट करें निकालना, 2 तरीका, रिकंसिलिएशन, ट्रेडिंग। रिकंसिलिएशन करते हैं, ट्रेडिंग आप बना के ट्राई करो, बस जो कंसाइनमेंट वाला स्टॉक है वो अलग से ध्यान रखना, ठीक है। रिकंसिलिएशन अच्छे से करो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। मेरे को वैल्यू दे दिया 23 जून का, मेरे को जाना है 30 जून पर। इस दिन का वैल्यू हमको दे दिया 48 लाख, ठीक है। अब हमको पहुंचना है 30 जून पे। एक एक बात करते हैं। सबसे पहले बोला गुड्स कुछ कंसाइनमेंट में भेजा हुआ है जिसका अभी भी अनसोल्ड वैल्यू है 2,40,000। अनसोल्ड है कंसाइनी के पास। अगर कंसाइनी के पास अनसोल्ड स्टॉक है तो वो किसका है? हमारा है। अगर हमारा है तो मैं यहां पे ऐड कर देता हूं 2,40,000। सर एक बात बताओ, सर ये ऐड क्यों हुआ? सिंपल, उसके पास पड़ा है, मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास हो ना हो, उसके पास पड़ा है बट मेरा है, ये कंसाइनर प्रिंसिपल का है, तो मैं अपनी स्टॉक में लूंगा। सर एक बात पूछता हूं आपसे, और ये बात जो मैं पूछने जा रहा हूं ये मैं भी इंस्टीट्यूट से सवाल पूछता हूं, बट इंस्टीट्यूट ने बोला हम ऐसे ही करेंगे। सवाल क्या है सुनना, सर ये गुड्स आपने कब भेजा? सर अगर ट्रांजैक्शन पढ़ो तो ये 23 जून से 30 जून के बीच का ट्रांजैक्शन है। मतलब सर ये गुड्स आपने जो सेंड किया है वो 23 जून के बाद किया है, अगर बेसिक बात समझे, ट्रांजैक्शन उस दिन का है तो। सर अगर ये 23 जून के बाद गया है तो सर इस 48 लाख के अंदर ये गुड्स का वैल्यू तो ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि सर उस दिन मेरे गोडाउन में था, उसके बाद मैंने कंसाइनी को भेजा, तो सर 48 लाख में तो ये इंक्लूड होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो सर अगर ऑलरेडी 48 लाख में इंक्लूडेड है, उसमें कुछ अनसोल्ड बच भी गया तो सर क्या फर्क पड़ता है? आपके पास तो वो स्टॉक ऑलरेडी 23 जून को दिखाया हुआ है, आप वापस ऐड क्यों कर रहे हो? सेम क्वेश्चन मैं इंस्टीट्यूट को पूछता हूं कि सर जब आपने 23 से 30 जून के बीच का ट्रांजैक्शन दिया है, मतलब ये गुड्स उस दिन के
बाद गए हैं तो सर ये वापस ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 48 लाख के अंदर तो ऑलरेडी वो गुड्स इंक्लूडेड है। बट इंस्टीट्यूट ने जवाब दिया, इस लाइन से हम क्या समझाना चाहते हैं, इस लाइन से हम समझाना चाहते हैं गुड्स भेजा हुआ था, बस उसमें से इतना गुड्स बचा हुआ है, यानी वो गुड्स 23 जून से पहले ही भेज दिया, तुमको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 30 जून को कितना उसके पास बाकी है। तो आप 240 ऐड करेंगे, जैसे मैंने ये 240 ऐड किया है। थोड़ा सा एम्बिग्विटी है, ध्यान देना है, गुड्स पहले ही जा चुका है, इंफॉर्मेशन सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की है कि 30 जून को इतना स्टॉक बचा हुआ है, मेरा स्टॉक मेरे बुक्स में आना चाहिए, इसीलिए मैंने ऐड कर लिया। डन। नेक्स्ट, परचेजेस किया 4 लाख का इन 2 दिन के बीच में, इसके बाद मैंने परचेज किया है, इसके बाद अगर मैंने इसके बाद परचेज किया है तो मेरे को बताना क्या 30 जून को वो स्टॉक मेरे पास होगा? यस सर होगा। अब 2 फिगर दिया हुआ है, 4 लाख और 160, आप कौन सा लेना चाहोगे, 4 लाख 160 या 240? सर 4 लाख क्या है टोटल परचेज, 240 क्या है जो मिल चुका है, 160 क्या है जो मिलना बाकी है, ट्रांजिट में है। सर अगर बुक स्टॉक निकाल रहे हो ना, बुक स्टॉक परचेज कर लिया, स्टॉक आपका है, पूरा 4 लाख ऐड कर लो। सर अगर आप फिजिकल स्टॉक निकाल रहे होते ना, फिजिकल स्टॉक, तो 240 ही ऐड करने मिलता, क्योंकि 160 अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ है। इसमें 240 क्या है जो मिल चुका है, और 160 क्या है जो अभी भी कहां पे है, ट्रांजिट में है। तो 240 भी हमारा, 160 भी हमारा, क्योंकि परचेज हो चुका है तो मैं उसको अपनी इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करूंगा। लास्ट सेल्स का बात कर रहा है, टोटल सेल्स हुआ है 13,60,000 का, कितने का, 13,60। उसमें बोल रहा है 3,20,000 का अप्रूवल में भेजा, जिसमें 50% वापस आ गया, 50% का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये 320 तो बेकार सेल्स हो गया। ध्यान से, मैं सेल्स की इंफॉर्मेशन, वर्किंग नोट, सेल्स एंड COGS, टोटल सेल्स दिया हुआ है 13,60,000 माइनस गुड सेंट ऑन अप्रूवल। माइनस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बेकार सेल्स है, ये एक्चुअल में हुआ ही नहीं, ये हमारा गुड्स है, तो ये सेल्स से हटा दे रहा हूं। कस्टमर के पास हो या मेरे पास हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है मेरा गुड्स। 10,40,000 ये सेल्स हुआ है। अब इस 10,40 में तुमको पता है, इस 10,40 में 2 टाइप का सेल्स है। एक 1,20,000 का गुड सेल हुआ है जो लॉस में बिका है, और बैलेंस जो बचा 920 ये गुड्स बिका है 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में। ध्यान से मेरे को बताना, 23 जून के बाद गुड सेल हो गया तो 30 जून को वो मेरे यहां होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो यहां से माइनस करूं, माइनस करते समय ध्यान से 2 सेल है। पहले मेरे को बताओ इस 1,20 वाले गुड्स का कॉस्ट क्या है? सर इसका तो कॉस्ट ऑलरेडी दे दिया 2,40,000 -240 ये गुड्स का कॉस्ट है जो हमने सेल कर दिया। जो 920 का गुड्स है उसका कॉस्ट क्या है? ध्यान से सर, प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 मतलब 20%। तो सर उस गुड्स का कॉस्ट होगा 9,20,000 -20% या -1/5 ऑफ 920। कैलकुलेट आपको करना है। तो अगर 920 से मैं 20% हटा दूं, यानी 184 के आसपास कुछ आना चाहिए, जो भी आएगा वो अगर मैं हटा दूं, जो बैलेंस बचेगा वो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। फिर माइनस अगर मैं करके आंसर कैलकुलेट करूं तो ये 30 जून का स्टॉक वैल्यू हमको मिल जाएगा। जब आप एग्जाम में रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 23 जून, एड कंसाइनमेंट गुड्स, एड परचेजेस, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दो, एक 240 वाला और एक 920 -20% वाला। सर अगर ट्रेडिंग अकाउंट में बनाते तो कैसे बनाते? ट्रेडिंग अकाउंट में कंसाइनमेंट वाले को एक बार मैं साइड कर देता। बेसिक इसलिए साइड कर रहा हूं, इजी रहेगा। साइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो मेरा स्टॉक है, मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। ओपनिंग स्टॉक मेरे को दिया हुआ है 23 जून का 48 लाख, परचेज मेरे को दिया हुआ है 4 लाख, सेल्स मेरे को दिया हुआ है
13,60,000 माइनस 3,20,000 माइनस 3,20 10,40 जीपी में अलग से कैलकुलेट कर लेता। अब जीपी कैसे निकलता, इस पे 20% 9,20 पे और उस पे 120 का लॉस माइनस कर देता, जीपी आ जाता, डिफरेंस क्लोजिंग स्टॉक निकल जाता, उस पे ऐड कर देता कंसाइनमेंट वाला स्टॉक। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी का सेम टू सेम क्वेश्चन आप इसको लिख सकते हैं। ये मैं डायग्राम जो दिखाता हूं एग्जाम में, ऐसे डायग्राम मत बनाना, आप अपनी वर्किंग में बना सकते हो। आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिख के बनाना होगा। सेम क्वेश्चन एकदम से क्वेश्चन नंबर 14, ये अभी के लिए आपका होमवर्क है, फटाफट कंप्लीट करो, फिर ये डिस्कस करके हम लोग बैलेंस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डन, बाय बाय।